बेटा कॉरपोरेट मीटिंग का एक पार्ट छूटा हुआ था, प्रॉक्सी। प्रॉक्सी के बारे में मैं आपको कुछ थोड़ा सा इम्पोर्टेंस बता दूं। प्रॉक्सी का मतलब होता है कि मेंबर जिनको बोर्ड मीटिंग अटेंड करना था वो बोर्ड मीटिंग में अटेंड नहीं किए, यानी कि शेयर होल्डर मीटिंग अटेंड नहीं कर पा रहे, उनके जगह पर कोई और जाकर मीटिंग अटेंड कर रहा है और वो वोट दे रहा है, तो उसे कहते हैं प्रॉक्सी। सपोज करो मैं कंपनी का शेयर होल्डर हूँ और मेरी तबीयत ठीक नहीं है या कोई रीज़न है, उसके जगह पर मैं अपने बेटे को भेज रहा हूँ कि जा बेटा तू उस मीटिंग को अटेंड कर ले और जिसके फेवर में हो तो वोट दे देना। तो जब मेरे बदले में जब मेरे बच्चे मीटिंग अटेंड कर रहे हैं या मेरे दोस्त या कोई भी अटेंड करेगा मेरे परमिशन से, उसे कहते हैं प्रॉक्सी। प्रॉक्सी भी इम्पोर्टेंस होती है। प्रॉक्सी में कुछ बातें इम्पोर्टेंस है जो आपको जान के रखना चाहिए। सबसे पहली बात, जो प्रॉक्सी होती है वो कितने लोग प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकते हैं? 50 से ज़्यादा नहीं। पब्लिक कंपनी चाहे लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो, अगर हम चाहते हैं कि प्रॉक्सी हो, मेरे बदले कोई और जाए मीटिंग में, तो मैक्सिमम 50 मेंबर प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। पॉइंट नंबर 3, प्रॉक्सी बोर्ड मीटिंग में काउंटिंग नहीं की जाती है। अगर कोई बोर्ड मीटिंग में जाके प्रॉक्सी करता है, वोट देता है, तो याद रखना बोर्ड मीटिंग में प्रॉक्सी काउंटिंग नहीं होती है बच्चों। तो बोर्ड मीटिंग में प्रॉक्सी अलाउड नहीं है। एनुअल जनरल मीटिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, इसमें प्रॉक्सी अलाउड है। पॉइंट नंबर 2, प्रॉक्सी अगर मेरे को अपॉइंट करना है तो मीटिंग शुरू होने से 48 घंटा पहले मेरे को ये बात कंपनी को बताना होगा कि मैं प्रॉक्सी अपॉइंट कर रहा हूँ 48 आवर्स। अगर 48 आवर के बाद मैं प्रॉक्सी दूंगा तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। इसके बाद है मिनट। आप जानते हो मिनट क्या? मिनट का काम होता है एनुअल जनरल मीटिंग, एनुअल मीटिंग या बोर्ड मीटिंग सबका रिकॉर्डिंग करना। जब रिकॉर्डिंग सबकी होती है तो उसे कहते हैं मिनट। एजेंडा क्या होती है? एजेंडा होती है मीटिंग का डिस्कशन पॉइंट। हाँ दीदी, बच्चों मिनट की सबसे इम्पोर्टेंस बात यह है कि जो मिनट है उसमें कंपनी मीटिंग की पूरी डिटेल लिखता है। याद रखोगे उसमें टाइम, डेट, प्लेस सब रहता है। अच्छा, मिनट में सिग्नेचर बहुत ज़रूरी है चेयरमैन की। चेयरमैन का सिग्नेचर होना चाहिए। अगर चेयरमैन प्रेजेंट नहीं है तब मिनट में सेक्रेटरी साइन करेगा। और मिनट में 30 दिन के अंदर साइन होना चाहिए। मान लो मीटिंग में हम साइन नहीं कर पाए तो मेरे पास 30 दिन का वक्त दिया जाता है जिसमें चेयरमैन का सिग्नेचर होना ज़रूरी है। अगर सिग्नेचर 30 दिन के बाद अगर किया जाएगा तो वो इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि ये मिनट बुक रजिस्ट्रार ऑफिस के पास जमा करना पड़ता है हर कंपनी को। अब आते हैं रेजोल्यूशन। बच्चों, जो रेजोल्यूशन होती है, जो मीटिंग में रेजोल्यूशन पास होता है, रेजोल्यूशन का मतलब होता है वोटिंग। जो वोटिंग होती है उसकी जो कॉपी होती है, बोलते हैं रेजोल्यूशन, उसकी जो कॉपी होती है वो कॉपी 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रार ऑफिस को जमा करना, यानी कि मिनट बुक और आपका जाके रेजोल्यूशन कॉपी, एजेंडा की कॉपी, सब की कॉपी मीटिंग की, वो आपको जमा करना है 30 दिन के अंदर। अब आते हैं चेयरमैन। मीटिंग का हेड कौन होता है? चेयरमैन होता है बेटा। तो बेटा ये टॉपिक थी कॉरपोरेट मीटिंग की, मैंने क्लियर कर दिया और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस बात को नोटिस करेंगे। प्रॉक्सी अलाउड नहीं है बोर्ड मीटिंग के लिए, बाकी अदर मीटिंग जो है उसके लिए प्रॉक्सी अलाउड है। अब आते हैं बच्चों शेयर कैपिटल के तरफ। बच्चों हम लोग का चैप्टर है 4, वो है शेयर कैपिटल, डिवेंचर। शेयर कैपिटल और डिवेंचर के बारे में हम लोग को डिस्कस करना होगा कि शेयर कैपिटल और डिवेंचर है क्या। और ये अकाउंटिंग पेपर है, इसीलिए इसके ऊपर डिस्कस करने से जल्दी समझ में आ जाएगा और इसका एमसीक्यू आसानी से हो जाएगा।
तो इस चैप्टर में सबसे पहला डिस्कशन पॉइंट है शेयर कैपिटल। तो बच्चों शेयर कैपिटल की अगर आपको स्टोरी सुनना है तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, और इसका तो एमसीक्यू में आप 100% कब्जा करेंगे। सबसे पहला जो शेयर कैपिटल है उसका नाम है ऑथोराइज शेयर कैपिटल। ऑथोराइज शेयर कैपिटल का दो नाम होती है बच्चों, नंबर 1 नॉमिनल कैपिटल और नंबर 2 रजिस्टर्ड कैपिटल। एमसीक्यू में अगर हम लोग के बेसिक बात करें तो ऑथोराइज कैपिटल के ऊपर एमसीक्यू आ सकता है। ऑथोराइज कैपिटल कंपनी की सबसे मदर एंड फादर कैपिटल है, सबसे मेन कैपिटल होती है ऑथोराइज कैपिटल, और ऑथोराइज कैपिटल को ही हम लोग कहते हैं बेटा नॉमिनल कैपिटल और रजिस्टर्ड कैपिटल। कंपनी जब नई इस्टेब्लिश होती है, नई कंपनी बनती है, तो हर कंपनी को अपना कैपिटल का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, उसी का नाम पड़ता है ऑथोराइज कैपिटल। कंपनी की जो सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कंपनी की एक ही कैपिटल की जानकारी मिल सकती है, ऑथोराइज कैपिटल। अगर मैं बात करूं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को नज़र में ध्यान रखकर, तो ऑथोराइज कैपिटल के ऊपर पहला एमसीक्यू आता है कि इसका अल्टरनेटिव नाम बताओ, तो नॉमिनल कैपिटल और बच्चों रजिस्टर्ड कैपिटल कहना। इसके बाद कहना कि इनकी जानकारी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में होती है। मतलब हर कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को जब हम लोग एनालिसिस करेंगे तो वहाँ से हमें इस कैपिटल की जानकारी मिल जाती है। हर कंपनी बेटा ऑथोराइज कैपिटल जितना होगा, यानी कि ऑथराइज कैपिटल के हिसाब से जो शेयर निकलेगा उससे ज़्यादा शेयर वो मार्केट में नहीं बेच सकता है। ये मैक्सिमम शेयर होती है बेटा, ऑथराइज कैपिटल की जो शेयर होती है वो मैक्सिमम होती है, उससे ज़्यादा शेयर कोई भी बेच नहीं सकता मार्केट में। अगर वो बेचेगा तो गैर कानूनी है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन वो उसने कराया है उतने ही शेयर का। तो ऑथराइज के बाद कंपनी करती क्या है, वो प्रोसीड्यूर पकड़िए तो आपको एमसीक्यू में टिक मारने में सुविधा होगा। जब कंपनी अपनी कैपिटल का रजिस्ट्रेशन करवा लेती है तो ऑथराइज कैपिटल हो जाता है। तब कंपनी क्या करती है, पब्लिक को इनवाइट करती है कि आइए मेरा शेयर खरीदिए। तो कंपनी पब्लिक को इनवाइट करती है, क्योंकि कंपनी को तो पावर मिल चुकी है, ऑथराइज मिल चुका है कि वो मार्केट में अपना शेयर बेच सकते हैं। तो कंपनियां क्या करती है, प्रोस्पेक्टस इशू करती है और पब्लिक को रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ मेरी शेयर खरीदिए। तो इसको हम लोग कहते हैं इशूड कैपिटल, इसको कहते हैं इशूड कैपिटल। बी अलर्ट, यानी कि ऑथराइज कैपिटल के बाद जो कैपिटल बनती है उसको कहते हैं इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल का मतलब है कि हम पब्लिक से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आइए हमारी शेयर को खरीदिए, ये हुआ इशूड कैपिटल। उसके बाद पब्लिक बच्चों आती है, पब्लिक आती है और हमारी शेयर खरीद लेती है। जब पब्लिक हमारी शेयर खरीद लेती है तो उसे कहते हैं सब्सक्राइब कैपिटल। जब पब्लिक हमारी एप्लीकेशन मनी एक्सेप्ट कर लेती है, एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट कर लेती है, उसको कहते हैं सब्सक्राइब कैपिटल। अब सब्सक्राइब कैपिटल को दो पार्ट में बांट दिया जाता है, ओवर सब्सक्राइब, अंडर सब्सक्राइब। ओवर सब्सक्राइब का मतलब है बेटा कंपनी के पास एप्लीकेशन फॉर्म ज़्यादा आ गई है, और अंडर सब्सक्राइब का मतलब हुआ कि कंपनी जितना शेयर बेचना चाहती है लोग की उतना शेयर नहीं खरीदना चाहते हैं, तो उसे कहते हैं अंडर सब्सक्राइब। इसके बाद बच्चों, इसके बाद कंपनी क्या करती है, शेयर होल्डर को नोटिस देती है। इसके बाद कंपनी शेयर होल्डर को नोटिस देती है कि भाई आपका जो कॉल मनी बाकी है, आपका जो कॉल मनी बाकी है। इसके बाद बच्चों कंपनी के जो डायरेक्टर होते हैं वो शेयर होल्डर से कॉल मनी मांगते हैं
कि आप कॉल पैसा पे कर दीजिए, क्योंकि एप्लीकेशन का तो पैसा आपने दे दिया, कॉल मनी बाकी है। तो जब वो कॉल मनी मांगते हैं ना बेटा, तो उसको कहते हैं कॉल्ड अप कैपिटल, उसे कहते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। और शेयर होल्डर को जब नोटिस मिल जाती है तो वो कंपनी का कॉल मनी लाकर पे कर देते हैं, उसे कहते हैं पेड अप कैपिटल। और पैसा दे नहीं पाते तो उसे कहते हैं अनपेड कैपिटल। तो यहाँ पर हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर खत्म। पहली बात बच्चों, अब एक एक करके मैं बोलता हूँ, थोड़ा लाइन को पकड़ने की कोशिश करो कि मैं इसको कैसे माइंड में सेट रखा हूँ। सबसे पहले शेयर का रजिस्ट्रेशन होगा, ऑथराइज कैपिटल। उसके बाद हम पब्लिक को इनवाइट करेंगे एप्लीकेशन के थ्रू कि मेरा फॉर्म भरिए, उसको बोलेंगे इशूड कैपिटल। पब्लिक आ रहे हैं, हमारी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसको कहेंगे सब्सक्राइब कैपिटल। और उसके बाद फॉर्म जमा हो जाने के बाद कंपनियां क्या करती है, कॉल मनी मांगती है। तब वो कॉल मनी जब मांगते हैं तो उसे कहते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। कंपनी के डायरेक्टर बोलते हैं भाई पैसा दो कॉल मनी, तो कॉल्ड अप कैपिटल। इसके बाद बच्चों, इसके बाद शेयर होल्डर कॉल मनी लाके पे कर देते हैं, तो उसे कहते हैं पेड अप कैपिटल। तो इस चक्र को आप थोड़ा सा याद रखोगे। ऑथराइज के बाद जो आती है कैपिटल वो इशूड है, इशूड के बाद आती है सब्सक्राइब, सब्सक्राइब के बाद आती है कॉल्ड अप, कॉल्ड अप के बाद आती है पेड अप। एमसीक्यू में पूछ सकता है कि ऑथराइज के बाद जो कैपिटल जनरेट होती है वो कौन है, तो इशूड। फिर पब्लिक इशूड के बाद कौन होती है, सब्सक्राइब। पब्लिक शेयर सब्सक्राइब कर लिया, अब हम पैसा मांगेंगे, कॉल करेंगे तो कॉल्ड अप कैपिटल। उसके बाद शेयर होल्डर आके पेमेंट कर देगा तो पेड अप कैपिटल। अब यहाँ एक ट्रिक है, उसको याद रखो, एमसीक्यू में बहुत इंपॉर्टेंस है। कंपनी के डायरेक्टर कभी कभी कॉल मनी नहीं मांगते हैं, और कंपनी के डायरेक्टर जब कॉल मनी नहीं मांगते हैं शेयर होल्डर से, शेयर दे दिए हैं, कॉल मनी नहीं मांगते हैं, तो उसे कहते हैं रिजर्व कैपिटल। इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी पैसा नहीं मांगेगा, कंपनी को भरोसा है, उसके लिए उसके पास छोड़ देते हैं, तो उसे कहते हैं रिजर्व कैपिटल। लेकिन कंपनियां रिजर्व कैपिटल की पैसा मांगती कब है, जब कंपनी की हालत खराब होती है बेटा, जब वो वाइंडिंग ऑफ होता है या लिक्विडेशन होता है या टर्मिनेशन होता है। जब कंपनी खत्म होने जाती है, जब कंपनी डूबती है, लिक्विडेशन होता है, वाइंडिंग अप होता है, टर्मिनेशन होता है, तब उस वक्त कंपनी पैसा मांगती है रिजर्व कैपिटल की, और तब रिजर्व कैपिटल का पैसा कंपनी रिकवर करके कर्जा चुकाती है। तो ये बताइए, लिक्विडेशन के समय, वाइंडिंग अप के समय कंपनी किस कैपिटल को रिकवर करती है, तो रिजर्व कैपिटल। अब बच्चों यहां से एक राउंड कंप्लीट। अब बच्चों हम आगे की तरफ चलते हैं कि कंपनी जब शेयर बेचती है तो उसके कुछ गाइडलाइंस हैं। उस गाइडलाइन में सबसे पहला आता मिनिमम सब्सक्रिप्शन, वेरी इंपॉर्टेंस। मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मतलब है कि हम मार्केट में अपना शेयर बेचना चाहते हैं, तो अगर हम मार्केट में अपना शेयर बेचना चाहते हैं तो मेरा शेयर, इंपॉर्टेंस टॉपिक, मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मीनिंग क्या, सेबी गाइडलाइंस के मुताबिक जब कोई कंपनी अपना शेयर मार्केट में बेचना चाहती है या पब्लिक को इनवाइट करती है, तो कम से कम उनका शेयर पब्लिक सब्सक्राइब करे एटलीस्ट 90%। अगर वो 90% शेयर सब्सक्राइब नहीं करती हैं, अगर वो 90% शेयर सब्सक्राइब नहीं करती हैं बेटा, तो याद रखना बेटा, कंपनी को पूरा का पूरा एप्लीकेशन कैंसिल करना पड़ेगा और वो कंपनी पब्लिक को शेयर नहीं बेच सकती है। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन का गाइडलाइंस याद रखना, कोई भी कंपनी अगर शेयर बेचना चाहता है तो पॉसिबल है, बेचिए, लेकिन क्वेश्चन उठता है कि उनका शेयर 90% सब्सक्राइब, तो 90% पब्लिक एंड 90% उनका शेयर सब्सक्राइब होना चाहिए। ये बात आपको माइंड में बैठ गया। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो नहीं हो चाहिए 90%, 90% से कम होगा तो पूरा एप्लीकेशन मनी आपको रिजेक्ट करना पड़ेगा। अब आते हैं बच्चों
पॉइंट नंबर 1 कि कंपनी के पास कभी कभी एप्लीकेशन मनी ज़्यादा आ जाती है तो कंपनी को रिफ़ंड करना पड़ता है। लेकिन अगर कंपनी कभी एप्लीकेशन मनी रिफ़ंड नहीं करती है तो उस केस में कंपनी के डायरेक्टर को फाइन लग जाएगा। अब वो फाइन कितना लगेगा ये बात याद रखना। तो बेटा अगर कंपनी के डायरेक्टर एक्सेस एप्लीकेशन मनी वापस नहीं कर पाते हैं और फेल हो जाते हैं तो उनको फाइन लगेगा 1000 रुपया पर डे। यानी कि जब तक वो रिटर्न नहीं करते हैं, पैसा रिफ़ंड नहीं करते हैं, हर एक दिन उनको फाइन देना पड़ेगा 1000 रुपया करके पर डे। और ये 1000 रुपया करके उनको 1 लाख तक जाना पड़ सकता है। यानी कि 1000 रुपया करके उनको फाइन लगेगा और रुपीज़ 1 लाख, विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर। अब इसका मीनिंग पकड़ोगे 1000 रुपया पर डे। अब 1000 रुपया पर डे और 1 लाख, विच एवर इज लोअर का मीनिंग क्या ये जान लो। जैसे मान लो 1000 रुपया पर डे फाइन लगेगा, हमने हर दिन फाइन दिया नहीं, मैंने 10 दिन डिले किया तो 10,000 और 1 लाख, सबसे कम कौन है? 10,000 पे कर दो। यानी कि आप 1000 करके जो फाइन पे करोगे वो मैक्सिमम 1 लाख तक ही जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। तो बेटा कोई भी अगर एप्लीकेशन मनी रिफ़ंड नहीं कर पाता और फेल हो जाता है, मतलब कंपनी के डायरेक्टर एप्लीकेशन मनी रिफ़ंड नहीं कर पा रहे और फेल हो जा रहे, ऐसे केस में उनको फाइन लगेगा 1000 रुपया पर डे और 1 लाख रुपए तक उसको जाना पड़ सकता है मैक्सिमम, विच एवर इज लोअर। पॉइंट नंबर 3, एप्लीकेशन फॉर्म जो कंपनी बेचती है एप्लीकेशन, उसमें हमेशा कंपनी के चेयरमैन और सेक्रेटरी का साइन होना ज़रूरी है। कोई भी डॉक्यूमेंट हो यार उसमें चेयरमैन का साइन लगेगा और सेक्रेटरी का लगता है। अब आते हैं बेटा थोड़ी एप्लीकेशन के बारे में बात करने के लिए। एप्लीकेशन जो होती है एप्लीकेशन, उनका मिनिमम रेट होता है 25%। यानी कि कोई भी जैसे कंपनियां पढ़ी होंगी 12 में इशू ऑफ शेयर, अगर रेट 10 है तो एप्लीकेशन भी था, अलॉटमेंट भी था, फर्स्ट कॉल भी था और फाइनल कॉल भी था। तो जो एप्लीकेशन मनी का जो रेट होता है ना, उसका मिनिमम रेट होता है 25%। यानी कि एप्लीकेशन मनी 25% से कम नहीं हो सकती, उससे ज़्यादा हो सकती है। सपोज करो शेयर का दाम 10 है तो एप्लीकेशन का रेट होगा 2.5, मिनिमम 2.5 हो सकता है, मैक्सिमम चाहे तो हम 5 भी ले सकते हैं, 6 भी ले सकते हैं, लेकिन मिनिमम होगा 25%। पॉइंट नंबर 2 बेटा, जब कोई शेयर होल्डर कॉल मनी नहीं दे पाते हैं और फेल हो जाते हैं तो उसे कहते हैं कॉल्स इन एरियर। 12 की बात याद करो, जब वो फेल हो जाते हैं और पैसा दे नहीं पाते तो उसे कहते हैं कॉल्स इन एरियर। और कॉल्स इन एरियर जो होती है बच्चों, कॉल्स इन एरियर कंपनी क्या करती है, उस पर इंटरेस्ट लेती है और ये इंटरेस्ट का रेट होता है 5%। MCQ में आ सकता है कि कॉल्स इन एरियर का इंटरेस्ट रेट बताइए तो 5%। लेकिन बेटा पुराना 5% था, अब इसको डबल कर देना 10%। यानी कि कंपनी इंटरेस्ट चार्ज करती है 10% कॉल्स इन एरियर पे। जो शेयर होल्डर डिफ़ॉल्ट हो जाते हैं, इंस्टॉलमेंट का पैसा दे नहीं पाते, कॉल मनी दे नहीं पाते, उनसे कंपनी इंटरेस्ट चार्ज करती है 10%। कभी कभी ऐसा भी होता है कि शेयर होल्डर एडवांस में पेमेंट कर देते, उसे कहते हैं कॉल्स इन एडवांस। तो ऐसे केस में कंपनी को इंटरेस्ट देना पड़ता है शेयर होल्डर को, उसको कहते हैं इंटरेस्ट ऑन एडवांस। तो जो इंटरेस्ट ऑन एडवांस होगा कॉल्स इन एडवांस, उसका रेट होगा 12%। तो ये दो बात आप डायरी में ज़रूर नोट कर लेना। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर का रेट है 10% और इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस का रेट है 12%। अब आते हैं कॉल मनी। अब कॉल मनी की इंपॉर्टेंस क्या हो मैं आपको बता दूं। कॉल्स, बेटा जो कॉल मनी होती है उनकी भी मिनिमम रेट 25% होती है, 1/4। कभी कभी एग्जाम में ना परसेंटेज नहीं देके 1/4 लिख देगा, वो 25% है। चाहे एप्लीकेशन हो, चाहे कॉल हो, चाहे अलॉटमेंट हो, सबका मिनिमम रेट 25% है। लेकिन बेटा कॉल मनी के बारे में इम्पोर्टेंस बात यह है कि कंपनी जो पैसा मांगती है शेयर होल्डर लोग से,
कंपनी के डायरेक्टर, उनकी नोटिस वो 14 दिन पहले भेज देती हैं कि भाई आपको पैसा देना है। नोटिस 14 दिन पहले ही कंपनी क्या करती है, भेज देती है। अब इसके बाद आते हैं बेटा हम लोग पॉइंट नंबर 2 में कि सर शेयर फॉरफीचर किसे कहते हैं। बेटा शेयर फॉरफीचर का मतलब होता है शेयर कैंसिल करना। जब कंपनी शेयर कैंसिल कर देती है तो उसे कहते हैं शेयर फॉरफीचर। शेयर फॉरफीचर किस शेयर होल्डर का शेयर कैंसिल होता है, जो डिफॉल्टर है, जो पैसा दे नहीं पाता है, तो कंपनी के डायरेक्टर उनके शेयर कैंसिल कर देते हैं। कैंसिल का मतलब है रजिस्ट्रेशन बुक से उनका नाम काट देते हैं और वो शेयर का पावर कंपनी के पास आ जाती है। कंपनी के लिए वो प्रॉपर्टी हो जाती है। अब कंपनी वो शेयर किसी को भी बेच दे तो कंपनी जब शेयर कैंसिल कर देती है तो उसे कहते हैं शेयर फॉरफीचर। और शेयर फॉरफीचर कंपनी के लिए फ़ायदा है क्योंकि कंपनी क्या करती है, इसमें पैसा वापस नहीं करती है शेयर होल्डर को। जो पैसा वो कॉल मनी दे चुके हैं या एप्लीकेशन मनी दे चुके हैं, बस कंपनी क्या करती है, इसका फ़ायदा उठाती है कि भाई तुम इंस्टॉलमेंट दे नहीं पा रहे हो, चलो तुम्हारा शेयर कैंसिल कर दे। तो कंपनियां जब शेयर कैंसिल करती है तो बच्चों से कहते हैं शेयर फॉरफीचर। शेयर फॉरफीचर का सिंपल मतलब होता है कैंसिलेशन ऑफ शेयर। और शेयर जब कैंसिल करती है तो रजिस्ट्रेशन से उसका नाम काट देती है और ये शेयर कंपनी पब्लिक को बेच देती है या किसी को भी बेच देती है। जब कंपनियां शेयर किसी को बेचती है तो कंपनी को इससे प्रॉफिट होता है और कंपनी इसके प्रॉफिट को कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देती है। तो याद रखोगे शेयर फॉरफीचर का जो बैलेंस होता है वो हमेशा कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। यहाँ से हम लोग का पहला पार्ट कंप्लीट। अब आते हैं दूसरा पार्ट में, कंपनी शेयर कितने तरीक़ा से बेच सकती है। तो कंपनी एक्ट 2013 के मुताबिक कंपनी शेयर 2 ही तरीके से बेच सकती है, एट पार, एट प्रीमियम। डिस्काउंट में कंपनी शेयर नहीं बेच सकती है। कंपनी एक्ट 2013 सिर्फ 2 ही तरीका से शेयर बेच सकते हो, पार और प्रीमियम में। डिस्काउंट में शेयर नहीं बेच सकते हो और डिस्काउंट में अगर चाहोगे भी तो रिस्ट्रिक्शन है। तो कोई भी कंपनी आज के दौर पे 2013 कंपनी एक्ट के मुताबिक 2 ही तरीके से शेयर बेचोगे, पार या प्रीमियम में। अब आते हैं प्रीमियम। प्रीमियम में जब कंपनी शेयर बेचती है तो उसका मतलब होता है एक्सेस प्राइस, यानी कि जब कंपनी अपने नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल मतलब फेस वैल्यू, ओरिजिनल, जब कंपनी अपने शेयर को ओरिजिनल वैल्यू से ज़्यादा दाम में बेचती है तो उसे कहते हैं प्रीमियम। प्रीमियम कंपनी के लिए प्रॉफिट है, कैपिटल प्रॉफिट। प्रीमियम कंपनी के लिए प्रॉफिट है, कैपिटल प्रॉफिट। ये प्रॉफिट एक बार होती है इसलिए इसका नाम पड़ा कैपिटल प्रॉफिट। कंपनी प्रीमियम का यूज कहाँ कर सकती है, इसको लोग लिख लेना डायरी में, बहुत इंपॉर्टेंस है। कंपनी प्रीमियम यूज कर सकती है कहाँ कहाँ, उसको सुनिए हमारी बात। कंपनी की पहली बात, कंपनी के लिए प्रॉफिट है प्रीमियम और वो कैपिटल प्रॉफिट है। कंपनी इस प्रॉफिट का इस्तेमाल कर सकती है फुली पेड अप बोनस शेयर में, पार्टली पेड अप में नहीं, फुली पेड अप बोनस शेयर। अगर कंपनी किसी को बोनस शेयर देना चाहती है तो वहाँ पर वो प्रीमियम का यूज कर सकती है। पॉइंट नंबर 2, प्रीमियम का यूज कर सकती है लॉस को राइट ऑफ करने के लिए, और वो लॉस है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रीमियम और रिडम्पशन। प्रीमियम और रिडम्पशन, तो यानी कि प्रीमियम का पैसा कंपनी 3 जगह यूज कर सकती है। यानी कि प्रीमियम जो कंपनी की प्रॉफिट है उसका यूज़ 3 जगह कर सकती है। फुली पेड अप बोनस शेयर के लिए, पार्टली के लिए नहीं, फुली पेड अप बोनस शेयर के लिए, इसके अलावा लॉस के लिए, और वो लॉस है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रीमियम और रिडम्पशन। प्रीमियम का पार्ट कंप्लीट। अब आते हैं शेयर। बच्चों शेयर 2 तरीके से हैं, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। 2 तरह के शेयर है, इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर। इसमें से तो एमसीक्यू आना ही है, तो दोनों को कंपेयर करिएगा और दोनों की बात को सुनने की कोशिश कीजिएगा। कंपनी की 2 ही शेयर है, इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर को हम डिफरेंट बना रहे हैं ताकि क्लियर हो जाए। इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में इक्विटी शेयर कंपलसरी है,
हर एक कंपनी के पास इक्विटी शेयर का होना जरूरी है, यानी कि जो ऑथराइज कैपिटल का जो हिस्सा होता है उसमें इक्विटी शेयर होता है। इक्विटी शेयर कंपलसरी है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर ऑप्शनल है। कंपनी इशू कर भी सकती है और नहीं भी इशू कर सकती है, इसीलिए इक्विटी शेयर कंपलसरी है और प्रेफरेंस शेयर ऑप्शनल है। पॉइंट 2, इक्विटी शेयर हो या प्रेफरेंस शेयर हो, सबको डिविडेंड मिलता है। इक्विटी शेयर का जो डिविडेंड होता है उसका रेट फिक्स नहीं होता है, वो फ्लक्चुएटिंग होता है, बढ़ता और घटता है, कभी कभी नहीं भी दिया जाता है। तो डिविडेंड का जो रेट है इक्विटी शेयर का वो फिक्स नहीं है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड का रेट फिक्स होता है। इक्विटी शेयर दो तरीके से होते हैं। इक्विटी शेयर के दो पार्ट होते हैं, एक होता है इक्विटी शेयर विद वोटिंग राइट, एक होती है इक्विटी शेयर विद वोटिंग राइट और एक होती है इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट टू वोटिंग। तो दो तरह के शेयर, इक्विटी शेयर दो तरह का है, एक है वोटिंग राइट, एक है डिफरेंशियल वोटिंग राइट। बी अलर्ट, इक्विटी शेयर दो तरह के हैं, एक है तुम्हारा जाके बेटा वोटिंग राइट और एक है डिफरेंशियल वोटिंग राइट। और प्रेफरेंस शेयर 8 होते हैं, 8 प्रेफरेंस शेयर है, उनके टाइप कितने हैं? 8। अब वो है कौन, उसके बारे में आपको एनालिसिस नहीं करना है। इक्विटी शेयर 2 है और प्रेफरेंस शेयर 8 है। पॉइंट नंबर 3। अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 का, और वो 3 नंबर पॉइंट है बेटा, इक्विटी शेयर होल्डर को कंपनी का ऑनर कहते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर को कंपनी का ऑनर कहते हैं और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कंपनी का लोन क्रेडिटर कहते हैं। इक्विटी शेयर का मैच्योरिटी पीरियड नहीं होता, यानी कि इक्विटी शेयर का पेमेंट डेट नहीं होता। जब इक्विटी शेयर का पेमेंट डेट नहीं होता है तो इससे पता चलता है कि इक्विटी शेयर कैन नॉट बी रिडीम। इक्विटी शेयर को हम लोग ड्यू डेट में पेमेंट नहीं करते हैं। एमसीक्यू में बार बार पूछता है कि किस शेयर का रिडम्पशन नहीं होता, रिडम्पशन का मतलब पेमेंट, और वह इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर का ड्यू डेट नहीं होता है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर का ड्यू डेट होता है। अब कंपनियां प्रेफरेंस शेयर कितने साल के लिए बेच सकती है? तो मैक्सिमम प्रेफरेंस शेयर का जो लाइफ पीरियड है वो 10 है। 10 साल के लिए कंपनी ये शेयर इशू करती है, यानी कि 10 साल के बाद इसकी पेमेंट कर दी जाती है। लेकिन कभी कभी बेटा ऐसा होता है कि 20 साल के लिए भी प्रेफरेंस शेयर कंपनी इशू कर सकती है, लेकिन वो कंपनी होगी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, जो रोड बनाती है, जो रेजिडेंशियल हाउस बनाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के लिए ये बात कहा गया है कि आप प्रेफरेंस शेयर इशू करिए और पब्लिक से पैसा लीजिए और उनका पेमेंट कीजिए कब? 20 साल के बाद। तो प्रेफरेंस शेयर बेटा, प्रेफरेंस शेयर 20 साल के लिए इशू किया जा सकता है। किस कंपनी के लिए? इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कंपनी रोड, सड़क बनाती है या इसके अलावा मॉल या रेजिडेंशियल हाउस बनाती है, उस कंपनी के पास राइट है कि वो पब्लिक से पैसा ले सकती है प्रेफरेंस शेयर के थ्रू और उसका पेमेंट कर सकती है कब? 20 साल के बाद। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है हम लोग के सामने, वोटिंग राइट। बेटा इक्विटी शेयर के पास तो वोटिंग राइट है, प्रेफरेंस शेयर के पास वोटिंग राइट नहीं होती है, लेकिन इनके पास वोटिंग राइट कभी कभी आ जाती है स्पेशल केस में। पॉइंट नंबर 4, बोनस शेयर। कंपनियां बोनस शेयर देती है, कंपनियां राइट शेयर देती है। तो ये बोनस शेयर और राइट शेयर, बोनस शेयर और राइट शेयर, बोनस शेयर और राइट शेयर कंपनियां जो देती हैं,
ये हमेशा देती है इक्विटी शेयर होल्डर को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाले को बोनस शेयर और राइट शेयर नहीं मिलता है। पॉइंट नंबर 4, पेमेंट की बात आती है। जब कंपनी डिसॉल्व होता है, जब कंपनी लिक्विडेशन होता है, कंपनी की प्रॉपर्टी बेच दी जाती है, तब उस वक्त सबसे पहले कंपनियां क्या करती है? सबसे पहले कंपनी पेमेंट करती है डिवेंचर होल्डर को। बात को सुनिएगा, डिवेंचर होल्डर को पेमेंट करती है, डिवेंचर होल्डर के बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट करती है, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर के बाद जब कुछ बचता है तब जाकर इक्विटी शेयर होल्डर को मिलता है। सबसे लास्ट में पेमेंट का पैसा किसको मिलता है? तो इक्विटी शेयर होल्डर को मिलता है। कभी एमसी को पूछा जाए कि कंपनी लिक्विडेट हो रही है, कंपनी ख़त्म हो रही है, तो सबसे पहले प्रॉपर्टी बेचकर पैसा किसको चुकाया जाएगा? तो आपका आंसर होगा डिवेंचर होल्डर, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर, उसके बाद कौन होगा? इक्विटी शेयर होल्डर। यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर को कभी भी कुछ मिलेगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देने के बाद। अब बच्चों इसके बाद हम लोग आते हैं, जब इसके बाद आते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर के कुछ प्रेफरेंस शेयर होल्डर के बारे में कुछ जानने के लिए उसके नियम। सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात है कि जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है उनकी पेमेंट कंपनी तभी करती है जब वो पूरा का पूरा शेयर का पैसा दे चुका हो। अगर वो पूरा शेयर का पैसा नहीं दिया है तो कंपनी उसकी पेमेंट रोक देती है, उसे कहते हैं पार्टली पेड अप। जैसे मान लो मेरे पास प्रेफरेंस शेयर है, उसका दाम है 100 रुपया, लेकिन मैंने अभी तक 80 रुपया दिया है और कितना रुपया रोका है? 20 रुपया, और मैं पेमेंट चाहता हूं तो आपको पेमेंट नहीं मिलेगा, स्टॉप कर दिया जाएगा, क्योंकि अभी तक आपने 2 रुपया नहीं दिया। तो पार्टली पेड अप प्रेफरेंस शेयर कैन नॉट बी रिडीम। रिडीम मतलब पेमेंट। पार्टली पेड अप प्रेफरेंस शेयर को कंपनी कभी भी पेड नहीं कर सकती है, उनका रिडम्पशन नहीं होगा। जब भी रिडम्पशन होगा फुली पेड अप प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन होगा, पार्टली पेड अप का नहीं होगा। प्रेफरेंस शेयर हमेशा फुली पेड अप रिडीम होगा, ये बातें याद रखो। पार्टली है तो रिडीम नहीं होगा। अब यहाँ पर जब कंपनी प्रेफरेंस शेयर रिडीम करती है बेटा, तो कंपनी को पैसा की ज़रूरत पड़ती है, तो कंपनी इसके लिए एक रिजर्व तैयार करती है, उसका नाम है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। तो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में एक रिजर्व बनाई जाती है जिसका नाम है CRR, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। आपका प्रेफरेंस शेयर डिपार्ट कंप्लीट। अब आते हैं बेटा इक्विटी शेयर का इशूड के बारे में। सबसे पहले आते हैं स्वीट शेयर। स्वीट शेयर एक ऐसी शेयर होती है बेटा जो पब्लिक को कंपनी नहीं बेचती है, कंपनी बेचती है रिलेटिव को। इसके अलावा ऑनेस्ट एम्प्लॉय जिसके ऊपर वो विश्वास करती है, कंपनी ये शेयर उनको देती है। बात को समझने की कोशिश करिए। कंपनी पब्लिक को शेयर बेच रही है, ठीक है, लेकिन यहाँ कंपनी शेयर पब्लिक को नहीं बेच रही है। यहाँ कंपनी 2 लोगों को शेयर दे रही है, एक रिलेटिव और एक दे रही है आपका जाकर बेटा कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को दे रही है जो कंपनी के भरोसे पे उतरता है, उसको कहते हैं स्वीट शेयर। और स्वीट शेयर को कंपनी 3 तरीके से बेच सकती है, पार में भी, प्रीमियम में भी और डिस्काउंट में भी। यही एक ऐसा शेयर है जो डिस्काउंट में कंपनी बेच सकती है। तो स्वीट शेयर आपका क्लियर हो गया, इम्पॉर्टेंस है। ये शेयर पब्लिक को नहीं बेचा जाएगा, ये शेयर कंपनी देती है बच्चों अपने रिलेटिव को और अपने एम्प्लॉयज़ को, टू द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। कंपनी ये शेयर इसलिए देती है कि उसने कंपनी का दिल जीत लिया है अच्छे काम करके, तो कंपनी ये शेयर इनको दे देती है। अब इसके बाद आते हैं बच्चों बोनस शेयर। बच्चों बोनस शेयर क्या होता है? कंपनी बोनस शेयर देती है फ्री ऑफ कॉस्ट। कंपनी यही ऐसा शेयर है जो देती है तो पैसा उसका लेती नहीं है, फ्री में दे देती है, क्योंकि नाम है बोनस शेयर। तो कंपनियां बोनस शेयर, हाँ बेटा,
अब देते हैं देखो, अब देते हैं, हम देते हैं, पढ़ा देते हैं, देते हैं। कंपनी बोनस शेयर, पास में कंपनी बोनस शेयर फ्री में देती है, एट फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन कंपनी ये बोनस शेयर देती है सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बोनस शेयर नहीं देती है। और जब कंपनी ये शेयर देती है फ्री में, तो ये दो तरीके से होती है, फुली पेड अप और पार्टली पेड अप। बोनस शेयर दो है, फुली और पार्टली। फुली में हम प्रीमियम का यूज कर सकते हैं, याद रखोगे। कंपनी अगर बोनस शेयर दे रही है तो अपनी प्रॉफिट से देती है, वहाँ पर सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूज कर सकती है। तो फुली पेड अप बोनस शेयर में सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूज कर सकते हो, पार्टली पेड अप बोनस शेयर में सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूज नहीं कर सकते हो। पॉइंट नंबर 4, बोनस शेयर कभी भी दिया जाएगा तो उसके लिए एक बोर्ड मीटिंग होगा, और बोर्ड मीटिंग में वो डिक्लेयर किया जाएगा बोनस शेयर को। बोर्ड मीटिंग में बोनस शेयर को डिक्लेयर किया जाएगा। कंपनियां जब बोनस शेयर डिक्लेयर करती है बोर्ड मीटिंग में, तो उसके 180 दिन के बाद, जब बोर्ड मीटिंग खत्म हो जाती है, याद रखना, उसके 180 दिन के बाद ये बोनस शेयर होल्डर लोग के अकाउंट में आ जाती है, उनके डीमेट अकाउंट में आ जाती है। कितने दिन के बाद? 180 दिन के बाद। यानी कि सबसे पहले बोर्ड मीटिंग होता है, बोर्ड मीटिंग में डिक्लेयर किया जाता है बोनस शेयर को, और बोनस शेयर जब डिक्लेयर हो जाता है तो उसके 180 दिन के बाद ये बोनस शेयर होल्डर के अकाउंट में चली जाती है। अब आते हैं बच्चों बाईबैक ऑफ इक्विटी शेयर। बाईबैक ऑफ इक्विटी शेयर क्या है, पहले वो जान लो। बाईबैक ऑफ इक्विटी शेयर का मतलब है कि कंपनी अपना शेयर मार्केट से खरीद रही है। जब कंपनियां अपनी शेयर मार्केट से जब खरीदती है तो उनके जो रूल्स है सेक्शन 64, उनको फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहली बात है, कंपनी बाईबैक क्यों करती है? कंपनी बाईबैक करती है ताकि शेयर होल्डर लोग का जो पावर है वो कम हो जाए, और इसका पूरा फ़ायदा कंपनी को मिले। क्योंकि कंपनी बाईबैक का मतलब होता है शेयर का कैंसिल करना। कंपनी मार्केट से अपना शेयर खरीद कर उसे कैंसिल कर देती है ताकि पब्लिक वो शेयर ना खरीद सके, और पब्लिक अगर शेयर नहीं खरीदेगा तो वो पूरा शेयर कंपनी अपने पास रख लेगा, जो कंपनी के मालिक है, तो सबसे ज़्यादा डिविडेंड उसी को मिलेगा। इसीलिए लोग बाईबैक करते हैं। तो बाईबैक के बारे में जो कानून है वो पकड़िए। बाईबैक के बारे में पहला कानून है कि हर कंपनी, ये आने का बहुत ज़्यादा चांस है, हर कंपनी 25% तक बाईबैक कर सकता है। द कंपनी कैन बाई बैक 25% ऑफ पेड अप इक्विटी कैपिटल। अपनी पेड अप इक्विटी कैपिटल का 25% तक वो बाईबैक कर सकता है। बी अलर्ट। हर एक कंपनी अगर बाईबैक करना चाहता है तो वो बाईबैक कर सकता है। कितना परसेंट? 25% ऑफ पेड अप इक्विटी कैपिटल। ये परसेंटेज एकदम जवान पे रख लेना। बाईबैक हमेशा जब भी कंपनी करेगी इक्विटी शेयर, 25% ऑफ पेड अप इक्विटी कैपिटल। पॉइंट नंबर 2, बाईबैक के बाद कंपनी का डेब्ट इक्विटी रेशियो 2:1 होना चाहिए। ये भी डायरी में लिख लेना और किसी पेज में लिख के एग्जाम में ले जाना, और पॉकेट से खोलना, टिक आउट मार देना, आने का चांस है। बाईबैक कितना कर सकती है? 25% ऑफ पेड अप इक्विटी कैपिटल। पॉइंट नंबर 2, अगर वो बाईबैक कर रही है तो वो बाईबैक कर सकती है बेटा। तो बाईबैक के बाद जो डेब्ट इक्विटी रेशियो होगा वो हमेशा 2:1 होगा। पॉइंट नंबर 3, बाईबैक के बाद कंपनी दोबारा अगर बाईबैक करना चाहती है तो 1 साल के बाद वो बाईबैक कर सकती है। आफ्टर 1 ईयर एक्सपायर, 1 साल ख़त्म होने के बाद तब वो दोबारा बाईबैक कर सकती है। यानी कि 6 महीना 3 महीने के अंदर वो बाईबैक नहीं कर सकती है। बाईबैक के रूल खत्म। पॉइंट नंबर 3, ESOP। डायरी में इसका फुल फॉर्म लिख कर रखना है। ESOP, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। बस और कब कर दीजिएगा। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन नाम से पता चल रहा
कि यहाँ पर कंपनी शेयर खाली दे रही है अपनी एम्प्लॉय को, बाहर वाले को नहीं दे रही है। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन का मतलब है कि कंपनियां ये शेयर अपने एम्प्लॉय को दे रही मार्केट वैल्यू से कम दाम में, तो उसे कहते हैं एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। बस इतना बात याद रखिए, उसके बाद आगे चलिए। सिंपल ESOP, ई एम्प्लॉय, एस स्टॉक और OP ऑप्शन। तो जब कंपनी एम्प्लॉय को शेयर देती है तो उसे कहते हैं ESOP, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। आपका ये वाली पार्ट कंप्लीट हुई। अब हम चलते हैं डिवेंचर की तरफ। डिवेंचर, डिवेंचर होता क्या है बच्चों? डिवेंचर को बोला गया है एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेब्ट। एक वर्ड में इसको याद रखना है, एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेब्ट। एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेब्ट का मतलब होता है सोच समझकर कंपनी ये कर्जा ले रही है और ये हमेशा रिटर्न होता है। कंपनी सोच समझकर ये लोन ले रही है, उसे डिवेंचर कहते हैं। एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेब्ट ये रिटर्न में होता है। डिवेंचर शेयर नहीं है, इसलिए डिवेंचर होल्डर को कोई भी मीटिंग में ये पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। डिवेंचर होल्डर कोई भी मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ये मेंबर है ही नहीं कंपनी के। पॉइंट नंबर 3, जो डिवेंचर होल्डर होते हैं ना बेटा, उनका कमाई क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। डिवेंचर का रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स होता है और डिवेंचर 6 तरीके से होते हैं। मैं रिपीट कर दूं, इक्विटी शेयर 2, प्रेफरेंस शेयर 8 और डिवेंचर 6। डिवेंचर 6 होती है और डिवेंचर का रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स होता है और डिवेंचर होल्डर को कंपनी का, याद रखना, डिवेंचर होल्डर को कंपनी का क्रेडिटर बोला गया, लोन क्रेडिटर, और इनका ड्यू डेट फिक्स होता है। डिवेंचर होल्डर का पेमेंट होता है ड्यू डेट में। डिवेंचर होल्डर का ड्यू डेट होता है और ये 10 साल के लिए इशू किया जाता है, मैक्सिमम 10 साल। 10 साल से ज़्यादा कोई भी कंपनी डिवेंचर इशू नहीं कर सकती। एक डिवेंचर ऐसी होती है जिसका नाम है नैकेड डिवेंचर। इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट 0 होती है। इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट 0 होती है बेटा। जब इंटरेस्ट का डिवेंचर रेट 0 हो तो उसे कहते हैं नैकेड डिवेंचर। अब आते हैं बेटा ट्रांसमिशन और ट्रांसफ़र के बारे में। ये आपके सिलेबस में है, मैं देख रहा था। ट्रांसफ़र और ट्रांसमिशन किसे कहते हैं वो जान लो। ट्रांसफ़र, ट्रांसफ़र का मतलब हुआ बेटा वॉलंटरली। मान लो मेरे पास शेयर है, मेरे पास शेयर है बेटा, और मैं ये शेयर अपने मर्जी से, खुशी से अपने बेटे को ट्रांसफ़र कर दे रहा हूँ, तो ये शेयर का ऑनरशिप मेरे बेटे के पास चला गया। इसको कहोगे ट्रांसफ़र, सिंपल वर्ड में कंप्लीट। ट्रांसमिशन क्या है? ट्रांसमिशन का मतलब है बेटा, यहाँ मैं शेयर ट्रांसफ़र कर रहा हूँ लेकिन वॉलंटरली नहीं है, तो वो ट्रांसमिशन होगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बैंक से लोन लिया और अपने शेयर को गिरवी रख दिए। तो बच्चों शेयर का जो ट्रांसफ़र हो रहा है, जब हम खुशी से शेयर का ट्रांसफ़र करेंगे तो उसको कहते हैं ट्रांसफ़र ऑफ शेयर। और ट्रांसमिशन ऑफ शेयर का मतलब होता है ऑपरेशन ऑफ लॉ। कानून आपको मजबूर कर रहा है शेयर ट्रांसफ़र करने में। जैसे मान लो हम लोन लिए बैंक से और अपना शेयर वहाँ गिरवी रख दिए और हम लोन चुका नहीं पाए, तो मेरा जो शेयर है वो ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र मान लिया जाएगा किसके पास? बैंक के पास। तो वहाँ पर मेरा शेयर ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र माना जाएगा कि मैंने अपना शेयर किसको दे दिया है? बैंक को। तो उसे कहते हैं ट्रांसमिशन ऑफ शेयर। तो वहाँ वॉलंटरली नहीं है,
वहाँ कानून के हिसाब से मेरा शेयर ट्रांसफ़र हो गया। इसे कहते हैं जब कोई शेयर ट्रांसफ़र ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ लॉ। और ये बात सही है बेटा, मैंने बैंक से लोन लिया तो कॉन्ट्रैक्ट में तो साइन किया होगा कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट में साइन किया कि मैंने आपको जो शेयर दिया है वो शेयर आपको जो मैंने दिया है गिरवी के तौर पे, कभी भी अगर मैं आपको कर्जा नहीं चुका पाऊंगा तो ये शेयर के मालिक आप हो जाओगे। तो ये तो एग्रीमेंट में मैं साइन कर ही देता हूँ, तो यहाँ तो लॉ परमिशन दे ही दिया है। इसीलिए जब कोई शेयर ट्रांसफ़र होता है ऑपरेशन ऑफ लॉ के चलते उसे कहते हैं ट्रांसमिशन, और जब हम खुशी से शेयर ट्रांसफ़र करते हैं उसे कहते हैं ट्रांसफ़र ऑफ शेयर। अब आते हैं डीमेट अकाउंट, क्योंकि आपके सिस्टम में देख रहा हूँ कि डीमेट भी दिया हुआ है। बेटा अभी जितनी भी शेयर की ट्रांजैक्शन होती है वो फिजिकल फॉर्म में होती है, वर्चुअल फॉर्म में होती है। यानी कि अभी हम लोगों को शेयर खरीदने और बेचने के लिए डीमेट अकाउंट चाहिए। बिना डीमेट अकाउंट का हम लोग शेयर खरीद और बेच नहीं सकते। आपको डीमेट अकाउंट खोलने के लिए दो चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है, एक पैन कार्ड और एक नेट बैंकिंग की सुविधा। अगर आपका पैन कार्ड और नेट बैंकिंग है तो डीमेट अकाउंट खोल सकते हो, और डीमेट अकाउंट के थ्रू आप कंपनी के मेंबर बन सकते हो। इसके बाद है शेयर सर्टिफिकेट। शेयर सर्टिफिकेट के बारे में आपको बता रहा हूँ बेटा, बुखार थोड़ा सा है। शेयर सर्टिफिकेट के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब कंपनी रजिस्टर्ड होती है तो उसमें जितने मेंबर होते हैं रजिस्ट्रेशन के वक्त वो सभी को कंपनियां क्या करती है, सर्टिफिकेट इशू करती है। उसे कहते हैं शेयर सर्टिफिकेट। शेयर सर्टिफिकेट में कंपनी के चेयरमैन का सिग्नेचर होना बहुत ज़रूरी होता है, और शेयर सर्टिफिकेट एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है। ये जिसके पास होता है वो कंपनी का मेंबर माना जाता है। और शेयर सर्टिफिकेट कंपनियां हमेशा 2 महीना के अंदर इशू करती हैं। दे रहे बेटा, दे रहे। कंपनियां शेयर सर्टिफिकेट 2 महीना के अंदर इशू करती है, और ये जो शेयर होल्डर होते हैं उनके लिए प्राइमा एविडेंस का काम करती है। यानी कि कोर्ट में अगर वो प्रेजेंट हो जाए तो कोर्ट एक्सेप्ट कर लेगा कि ये कंपनी के शेयर होल्डर है। तो कंपनी के शेयर होल्डर शेयर से पता नहीं चलती है, शेयर सर्टिफिकेट से पता चलती है। और हर कंपनी शेयर सर्टिफिकेट 2 महीना के अंदर दे देती है। तो बेटा जितना टॉपिक था मैंने सब बता दिया इसमें, क्योंकि मैंने ये 2 चैप्टर के ऊपर वीडियो नहीं बनाया था और ना ही डिस्कस किया था, मैंने दे दिया। अगर आपको किसी टॉपिक पे लगता है तो हमको बोलिएगा, हम उसका शॉर्टकट की आपको बता देंगे। बाय बच्चों।